आउट कल के लेक्चर में रिवाइज करा था। एटलीस्ट एक बार देख लिया करो, अगर नहीं करा तो अभी ठीक है, ये ज्यादा होता जाएगा ना, फिर बर्डन होता जाएगा, फिर कुछ नहीं रिवाइज कर पाओगे। तो एटलीस्ट एक एक बार तो देख लिया करो, ठीक है। तो कल हमने क्या डिफरेंशिएट पूरा हमने सेल की मैकेनिज्म पढ़ी थी, सेल पढ़ा था, उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। फिर हमने टिश्यू को देखा था, टिश्यू में भी हमने टिश्यू के भी हमने क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पढ़े थे, पूरा मसल टिश्यू अलग पढ़ा था, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड फाइनली कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने ऑर्गन पढ़े, ऑर्गन के अंदर हमने टू टाइप्स के ऑर्गन के बारे में पढ़ा कि पहले होते हैं, एक होते हैं हॉलो ऑर्गन जिनको हम ट्यूबुलर ऑर्गन भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं कॉम्पैक्ट और पैरेन्काइमल ऑर्गन्स। उनके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। फिर हमने ऑर्गन सिस्टम भी देखा जिसमें हमने डिफरेंशिएट बहुत सारे सिस्टम देखे, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम भी देखा, नर्वस सिस्टम देखा। फिर पर्टिकुलर हम सेल के स्ट्रक्चर्स पर आए, और सेल के स्ट्रक्चर के बाद उसका जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी हमारी सेल मेम्ब्रेन, उसको हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो मॉडल्स आए थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा, जो पहला डेनिली डेविसन मॉडल था उसको, फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को, फिर फाइनली जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो अभी तक चल रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको एच.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने दिया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने ये भी बात करी तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो 3 कंटेंट से बनी हुई है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, जिनका प्रोटीन 55% है, लिपिड 40 है और कार्बोहाइड्रेट 5% है। लिपिड लेयर हमने लिपिड लेयर का कंटेंट पढ़ा था कि जो लिपिड लेयर बनी है वो पर्टिकुलर किससे बनी है, तो उसमें हमने 2 नाम पढ़े थे। क्या पढ़ा था? एक लिपिड पढ़ा था, एक हमने कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था। फॉस्फोलिपिड के बारे में हमने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, क्या कि इसमें 2 पोर्शन थे, एक हेड का पोर्शन था, एक टेल था। जो हमारा हेड था वो हाइड्रोफिलिक था और जो टेल था वो हाइड्रोफोबिक था। और ये बिल्कुल किस तरीके से अरेंज होके रखे थे, बिल्कुल इस तरीके से। ये हाइड्रोफिलिक हेड है और टेल नीचे की तरफ इस तरीके से अरेंज होके रखे, और उन्हीं के बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी अटैच थे, जो क्या इंटीग्रिटी प्रोवाइड करा रहे थे। सिंपल वर्ड में देखें तो पैक मूवमेंट प्रोवाइड करा रहे थे। किसी का डाउट है? एक सेकेंड, वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। किसी को फिर वॉइस में प्रॉब्लम आए तो बताना, मैं थोड़ा और बोलता हूँ। जस्ट सेकेंड और लिपिड लेयर को पढ़ा था, तो लिपिड लेयर के भी अंदर हमने पर्टिकुलर 2 फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बात करी थी। कोलेस्ट्रॉल में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हमारे फॉस्फोलिपिड के हेड हैं उनके सेंटर्ड में हैं, और क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उनको पैक पोजीशन करवा रहे हैं। क्योंकि हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो ये भी जो लिपिड्स की लेयर है वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं है, वो एकदम फ्लूइडिक लेयर है, और उसके ऊपर जो प्रोटीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एज अ आइस की तरह क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, उसके ऊपर तैर रहे हैं। और जिसमें भी प्रोटीन्स में हमने बोला था कि 2 टाइप के प्रोटीन बोले थे। कौन कौन से? एक हमने बोला था एक इंटीग्रल प्रोटीन होंगे जो पूरे बिल्कुल अंदर की तरफ धसे हुए हैं, बाहर से लेके अंदर की तरफ, और एक हमारे कौन से थे, एक हमारे थे पेरिफेरल प्रोटीन जो सिर्फ अपर लेयर पर थे। तो दोनों प्रोटीन्स के हमने काम भी बताए थे कि जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन था उसका मेन काम क्या था, वो जंक्शन बना रहा था प्रोटीन का, सेल एडिएशन कर रहा था, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो EF टू ICF कनेक्ट था। तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के काम थे वो सारे के सारे आपके कौन सा, इंटीग्रल प्रोटीन कर रहा था। और जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन था वो सिर्फ पेरी पेरी पर था। तो वो क्या काम करता था, वो कैरियर तो था, किसी भी चीज को लेके आके बस उसकी मेम्ब्रेन तक बिठा देता था। अब बाकी काम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का है कि उसको कैसे जाना है। हम आगे पढ़ेंगे सेल ट्रांसपोर्ट। सेल ट्रांसपोर्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल्स किस तरीके से जाता है। बहुत सारे पैसिवली जाते हैं कि एक्टिवली, आपने ये सब पढ़ा भी है एक बार, पैसिवली जाते हैं, एक्टिवली जाते हैं। हम उन सबको और अच्छे वेल डिफरेंशिएट करके अभी आगे पढ़ेंगे भी। फिर हमने प्रोटीन्स के भी फंक्शन पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन में, सारा वही था, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जो उसके फंक्शन, जो उसके काम थे करा रहा था, वही सारे इसके फंक्शन थे कि वही पंप एक्शन है, वही हार्मोन को, वही इंजाइम को। फिर उसी तरीके से हमने लास्ट में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ 5%,
जिसकी वजह से वो खुद से एक अलग से मेम्ब्रेन नहीं बना पा रहा था। तो उसने क्या बोला कि उसने प्रोटीन से हेल्प ली, तो वो बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज यानी कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोप्रोटीन बना और लिपिड के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड बना। इन दोनों की हेल्प लेके वो अटैच हो गया और उसने एक बिल्कुल पतली सी लेयर भी बनाई मेम्ब्रेन में। जैसे लिपिड और प्रोटीन की अच्छी खासी लेयर थी, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 5% है, तो बिल्कुल थिन, एकदम बिल्कुल पतली और एकदम लूज कवरिंग एक लेयर बनाई थी। उसको नाम दिया था ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स हमने नाम दिया था। फिर हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हमने तो 2 मार्क्स में बहुत मोस्ट कॉमन आता है कि राइट दी फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अभी तक हम जितना फंक्शंस पढ़ के आ रहे थे वही सारे तो थे बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि जो एक क्या था, प्रोटेक्टिव फंक्शन था। क्यों था? क्योंकि हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट है, तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ही सेल मेम्ब्रेन को ही दिखाना है। सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये हमने बात करी थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमने सबका अलग अलग पढ़ा था। हम लिपिड्स में पढ़ के आए थे कि एक हेड है, एक टेल है, प्रोटीन अपने आप को करेगा। एक आपने लाइन पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, बहुत क्लास 12 की एनसीईआरटी में लिखी भी है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है कि जो अगर लिपिड है तो वो लिपिड को ट्रांसफर कराएगा, जो प्रोटीन है वो प्रोटीन को ट्रांसफर कराएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल है उन्हें कार्ब्स ट्रांसफर कराएंगे, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक। इसलिए तीनों मेम्ब्रेन की जरूरत है अलग अलग, किसमें? परमेबिलिटी में। इसलिए यहाँ पर सिलेक्टिव परमेबल लिखा है। ऐसा नहीं है कि जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ट्रेवल करा रहा है, नहीं। लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर वो लिपिड है तो वो लिपिड के मॉलिक्यूल को ही ट्रेवल कराएगा। हम जानते हैं हमारे जो जनरली एंजाइम्स हैं, हार्मोन है, ये मेनली प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये किसके थ्रू ट्रेवल करेंगे? ये प्रोटीन्स के थ्रू ट्रेवल करेंगे। और हमने ये लाइन पढ़ के भी आई थी कि जो हमारे हार्मोन्स है, रिसेप्टर्स है, वो किसके थ्रू ट्रेवल करेंगे? वो प्रोटीन के थ्रू ट्रेवल करेंगे। उनका फंक्शन भी यही था। एब्जॉर्बिटिव फंक्शन पढ़ाता है। एब्जॉर्बिटिव फंक्शन इसलिए क्योंकि सेल खुद के न्यूट्रिशन के लिए एब्जॉर्प्शन कर रहा था, उसके लिए वो मेम्ब्रेन का यूज नहीं करेगा। वो एनर्जी तो ना लेगा, खुद के खाने के लिए वो एनर्जी अपनी खर्च नहीं करेगा। वो किसके थ्रू लेगा? एब्जॉर्प्शन के थ्रू, सिंपल पैसिव प्रोसेस। एक एक्सक्रीटरी फंक्शन भी क्या था कि कोई भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं जो अंदर जिनका यूज हो गया है उनको बाहर निकालना। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन का इंटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और लास्ट काम तो कोई मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो अगर जो सेल को साइज और शेप बना के रखना है वो फाइनली कौन बना के रखेगा? मेम्ब्रेन। और यही मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल थी कि जो उसका फ्रेजाइल नेचर है और जो रिजिडिटी, जो एकदम उसमें जो एकदम है कि किसी भी वेसल्स के थ्रू उसको निकलना है, कहीं भी जाना है तो वो अपना शेप बिल्कुल रिहेंस कर सके। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल थी किसी भी सेल के लिए। अब पर्टिकुलर आगे आ गए थे साइटोप्लाज्म पे। 3 चीजें बात करी थी हमने। स्टार्टिंग में बोला था कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस रखा हुआ है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, क्या? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उन दोनों सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म 2 टाइप का होता है, जो मैं बता रहा हूं पहले उसको देखना, वो जो लिखा वही सब है। साइटोप्लाज्म 2 टाइप का होता है। कौन सा? एक तो होता है वो साइटोप्लाज्म जो सिर्फ पेरीफेरी से अटैच है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से अटैच है, जो सेल मेम्ब्रेन से ही टच है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म यानी पेरीफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की पेरीफेरी से अटैच है, उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और बाकी जो फ्लूइड, क्या? जो एक्टोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ है ये सारा, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। यानी एंडोप्लाज्म क्या होगा? इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। किस किस के बीच में? एक्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। तो यानी जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, क्या? एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म वो है जो सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल अटैच्ड फ्लूइड है, और एंडोप्लाज्म क्या है? जो सेल में, जो हमारा एक्टोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है उसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है। अब ये जो फ्लूइड होता है ना, ये जनरली इसमें 80% वाटर कंटेंट होता है। 80% वाटर होता है और बिल्कुल क्लियर लिक्विड सब्सटेंस की तरह दिखाई देता है, जिसका नाम होता है साइटोसॉल। तो ये 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज साइटोसॉल। तो साइटोसॉल्स क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्लियर लिक्विड पोर्शन है, यानी अगर आप उसमें जो 20% सॉलिड चीज है उन सबको निकाल देंगे तो आपको सिर्फ 80% क्लियर फ्लूइड दिखेगा, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड दिखेगा, उसको नाम दिया गया है साइटोसॉल। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर?
कोई सारी चीजें प्रेजेंट होगी जो सेल मेम्ब्रेन में थी, लिपिड प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होगी, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगी, और मेनली जो आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल के खुद के ऑर्गेनल्स, खुद के अंदर के स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हमें पता है सेल एक खुद एक लिविंग यूनिट है, यानी वो खुद में एक जिंदा यूनिट है, तो उसके खुद के ऑर्गन्स भी तो होने चाहिए, खुद के उसके स्ट्रक्चर्स हैं जो अंदर डिफरेंशिएट काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं, क्योंकि सेल का काम क्या है, बहुत सारे काम है, एनर्जी भी बनवाना है, ऑक्सीजन को लेके CO2 को बाहर भी छोड़ना है, प्रोटीन बनाना है, हमारा उसके अंदर न्यूक्लियस है जिसमें हमारा DNA मटेरियल रखा हुआ है, सेल डिवीजन करना है, कितने सारे काम है। तो वो सारे काम कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम अलग अलग ऑर्गेनल को आगे करके पढ़ते जाएंगे। अब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स है ना साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उनको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, दो पार्ट में ऑर्गेनल को रखा गया है। पहला हमने रखा है वो वाले ऑर्गेनल जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी एक, अभी मैं ऑर्गेनल का कोई नाम नहीं लूंगा, मैं बस अभी ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई भी एक ऑर्गेनल है, स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन सराउंड करके रखी है, यानी इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनल अपने शेप में है, यानी उसके अंदर जो भी चीज है वो फेल नहीं रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर फेल नहीं रहा है, अपने स्ट्रक्चर में बना हुआ है, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है जो उसको लिमिट करके रखी हुई है। अगर इस ऑर्गेनल के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये तो किसी भी शेप में हो जाता है, इसके अंदर की जो, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, कुछ भी हैं, कोई भी चीज है वो सब बाहर निकल जाती है, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाती है, या फिर साइटोप्लाज्म की चीजें इसके अंदर घुस जाती। तो उन सबको लिमिट करके कौन रखा है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन। वो ऑर्गेनल जिनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनको बोलते हैं ऑर्गेनल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और जिनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उनको बोलते हैं ऑर्गेनल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब जिनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उनसे हमारा ये क्लियर है कि उनकी कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं होगी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर आप उनको पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं देख पाएंगे। जो विदाउट किसके हैं, लिमिटिंग मेम्ब्रेन के, वो आपको सब जगह पे नजर आएंगे, इधर उधर कहीं भी दिख सकते हैं, उनकी कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं है कि आपको इस जगह पे मिलेंगे। अब जैसे हम एग्जांपल, बिल्कुल आपको तो बस दो एग्जांपल याद करो किसके, जो विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, वो होते हैं आपके राइबोसोम और दूसरा होता है साइटोस्केलेटन। राइबोसोम और साइटोस्केलेटन, और बाकी जितने भी ऑर्गेनल बचे हैं वो सब आपके लिमिटिंग मेम्ब्रेन होते हैं, यानी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका खुद के काम है और अपने काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राइबोसोम और साइटोस्केलेटन का काम नहीं है, मगर ये वेल डिफरेंशिएट नहीं है। क्यों, आप जानते हैं कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक में एक रेटिकुलम पे भी बैठा रहता है, आप पढ़ के आए हो। राइबोसोम का मेन काम क्या रहता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन को बनाता है। ये सेल में कहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी बैठा रहता है, और जनरली सेल में कहीं भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम आपको दो जगह में देखने को मिलेगा, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलना ही मिलना है, दूसरा सेल में कहीं भी मिल सकता है, तो इसकी कोई वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं है। दूसरा साइटोस्केलेटन, साइटो क्या नाम में ही दिख रहा है, ये क्या स्केलेटन बना के चल रहा है, यानी क्या सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है उससे अटैच रहता है इस तरीके से, और सेल का शेप मेन बना के रखता है इसको, ये पूरे सेल में फैला हुआ रहता है। जहां पर उसको लगता है कि सेल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो ये उसका स्केलेटन बना के रखता है, यानी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। तो इसमें अगर इसमें ये लिमिट हो जाएगा तो फिर ये कैसे बना के रखेगा इसको, तो जहां सेल में जरूरत है वहां पर्टिकुलर इसे पहुंचना पड़ेगा और वहां के स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो राइबोसोम और साइटोस्केलेटन ये क्या होते हैं, ये होते हैं विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और जो हमारे लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो सब कौन कौन से, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आप बहुत अच्छे से जानते हैं दो आते हैं, हम अच्छे अभी सब डीप में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन सा था, एक आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आता है रफ एंडोप्लाज्मिक। मैं तो आता हूँ सब, ठीक है, एक हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है और एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। फिर हम पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस, ये सारे के सारे बिल्कुल देखो यहां पर बनी हुई है, यहां से आप इनको, ये सारी की सारी बनी हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर भी दो आएंगे, स्मूथ और रफ। गोल्गी एपरेटस, ये सबके काम बताऊंगा मैं, सबके काम क्या है बिल्कुल एकदम याद हो जाएंगे, बिल्कुल कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी अच्छे से समझ लोगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एक साथ होते हैं। सेक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, जिसमें आप दो के काम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ सेल है, इसी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है।
और न्यूक्लियस को तो अंदर आप जानते हो कि उसका आपका डीएनए मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यानी न्यूक्लियस खुद में एक बड़ा ऑर्गेनल स्ट्रक्चर है। ये नियर अबाउट पूरे सेल का 10% होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूरे सेल का 10% स्ट्रक्चर अकेला न्यूक्लियस ही होता है, क्योंकि खुद में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस को तो हम अलग से ही पढ़ेंगे पूरे बड़े तरीके से। राइबोसोम का काम आप जानते ही हो, प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन को बनाता है, नाम भी है। साइटोस्केलेटन, स्केलेटन मतलब उसमें नाम में लिखा है स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना। अब जो भी इसमें फंक्शन है ये तो बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में देके रखेंगे, इनको याद करने से काम नहीं चलेगा। आप इस तरीके से नहीं लिख के आ सकते। लिख के तो आप ये याद कर लोगे, ठीक है, सिंपल अच्छी बात है, ये आपको कोई रिवीजन के लिए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझना भी पड़ेगा कि जैसे डीप डीप में अगर सेल ऑर्गेनेल बड़े में आता है या फिर कोई भी एक ऑर्गेनेल वो पूछ लेते हैं तो हमें पर्टिकुलर उसका पता होना चाहिए। तो हम फटाफट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है, ये रहा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस तरीके से होता है, ये सेंटर में रखा हुआ है न्यूक्लियस रखा हुआ है, और लास्ट में यहां प्रेजेंट होता है, ये रहा आपका क्या, सबसे पहले प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जस्ट पीछे वो प्रेजेंट होता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके पीछे प्रेजेंट होता है गोल्गी एपरेटस, और फिर उस गोल्गी एपरेटस अटैच होता है आपका किससे, सेल मेम्ब्रेन से। अभी मैंने गोल्गी एपरेटस का नाम बीच में क्यों ले लिया, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस ये साथ में ही काम करते हैं, ये मिलके काम करते हैं दोनों। बहुत सिंपल सा, वेल डिफरेंशिएटेड है। आपसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में डिफरेंट क्या है, सिर्फ एक चीज का, क्या कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। और राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइबोसोम कैसे होता है, राइबोसोम दिखने में एकदम रफ अपीयरेंस होते हैं और एकदम ग्रेन्युलर फॉर्म में होते हैं, जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे ग्रेन्युलर्स की फॉर्म में उठे उठे उभरे हुए। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उससे जस्ट पीछे की तरफ अटैच होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिर्फ यही डिफरेंस है। अगर इसमें प्रेजेंट हो गए राइबोसोम, इस पे आ गए, जिस रेटिकुलम पर राइबोसोम आके अटैच हो गया हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, सिंपल। बाकी और कोई डिफरेंशिएट नहीं होता। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नाम और होता है क्या, ग्रेन्युलर, क्योंकि ये जो राइबोसोम है ग्रेन्यूल्स की स्ट्रक्चर में, ग्रेन्यूल की फॉर्म में, तो इसका क्या नाम है, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको 2 नंबर में अगर ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पूछे तो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही लिखना है। अब मेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, मेन काम इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कर रहा, मेन काम करता है जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठा हुआ है राइबोसोम। इसका काम है, राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन, लेकिन वो अपने लिए जगह ढूंढता है कि उसको जगह तो चाहिए, वो प्रोटीन बनाएगा, अच्छी बात है, लेकिन वो उसको प्रोटीन के लिए क्या जगह चाहिए पर्टिकुलर, कहां पर बैठ के बनाएगा। तो उसने चूज करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। यानी पहला फंक्शन है इसका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सबसे बड़ा। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल। इट इज इन्वॉल्व विद द, जो मेन 2 प्रोटीन है, आप सोचो कौन, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियास, यानी इंसुलिन। इंसुलिन क्या प्रोटीन ही होती है, इंसुलिन हार्मोन है, जो मैंने बोला ना, हार्मोन एंजाइम्स मेनली प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। तो इंसुलिन भी रिस्पॉन्सिबल कहाँ इसी के लिए होती है। तो अगर इंसुलिन की कमी होती है, जो कुछ लोगों में जो डायबिटीज टाइप 1 देखते हो आप, वो यहां से भी हो जाती है। जिन लोगों को होती है ना ऑटो इम्यून हो जाती है डायबिटीज टाइप 1, तो वो यहां से हो जाती है क्या, कि उनके सेल्स ही डिस्ट्रक्ट होने लग जाते हैं, यहाँ पर सेल्स ही उनके इंसुलिन को नहीं बनाते। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन की फॉर्मेशन के लिए। अगर ऑटो इम्यून किसी का पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि सेल खुद ही इसको डिस्ट्रक्ट करने लग जाता है, अपने ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठे राइबोसोम को मारने लग जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो 2 मेन प्रोटीन बनाता है, पहला बनाता है इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन आपको पता है कहां मिलते हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियास। पैंक्रियास के अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो इंसुलिन बनाते हैं। और दूसरे बनाते हैं बी लिम्फो, आपने 2 लिम्फोसाइट्स पढ़े हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की जितनी भी एंटीबॉडीज बनती हैं वो सारी की सारी कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही। बाकी सब ये टेबुलर फॉर्म में आपको दे के रखा है कि देखो इसमें रखा है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और डिग्रेडेशन ऑफ बर्नआउट। लेकिन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन, वो तो आप मेरे को डीप में लिख के आना पड़ेगा ना,
कि उसमें भी कौन सी, एक इंसुलिन बनाता है, दूसरा बी लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसको। अब किस तरीके से राइबोसोम इसमें किस तरीके से अटैच है कि राइबोसोम अरेंज द अमीनो एसिड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट देम इनटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हियर द कार्बोहाइड्रेट एडिट, देखो सिंपल मैं बताता हूं, ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर बैठे हुए हैं क्या, राइबोसोम, ये फॉर्मेशन करेंगे प्रोटीन का, ठीक है। अब राइबोसोम है ना आपके, ये दो स्ट्रक्चर से बना होता है, ये आपको याद रखना है। राइबोसोम एक तो आपका बना होता है आरएनए से, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो उसमें प्रेजेंट होता है 65%, 65% प्रेजेंट होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए राइबोसोम में, और फिर बाकी बचा हुआ 35% होता है प्रोटीन, खुद वो प्रोटीन से बना होता है, 35% रेस्ट बचा हुआ होता है उसमें प्रोटीन। वो क्या करता है, आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर बैठ के कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जो हमने स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ के आए थे ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ा था, हमने बोला था कि 5% जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो फॉर्म में रखा हुआ है। कौन कौन सी फॉर्म में, पहला तो वो रखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन में और ग्लाइकोलिपिड्स में। तो ये जो प्रोटीन यूज होती है राइबोसोम में वो अटैच रहती है कार्बोहाइड्रेट के साथ, इसलिए वो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जो मेन ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ यूज आती है वो यही होती है। देन फाइनली प्रोटीन बनता यहाँ है, लेकिन प्रोटीन को ट्रेवल कौन कराएगा। अब प्रोटीन अगर सपोज आप तो प्रोटीन अगर बन गया सेल के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया, अब उस प्रोटीन को बाहर भी तो निकलना है सेल के। और जबकि हमने अभी एक चीज देखी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो रफ वाला वो अटैच है स्मूथ वाले से, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से तो अटैच है नहीं, सेल मेम्ब्रेन से अटैच है नहीं, यानी सेल मेम्ब्रेन और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में जगह प्रेजेंट है। उसका क्या करेंगे, तो वहां पर प्रेजेंट होता है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को तो बना देता है, मगर गोल्गी एपरेटस के अंदर उस चीज की होती है पैकिंग होती है। वहां पर क्या उस चीज की पैकिंग होती है, प्लस प्रोसेसिंग होती है, और प्लस लेवलिंग होती है और डिलीवरी होती है। आप सिंपल सा सोचो, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट मंगाया, आपने कोई भी प्रोडक्ट मिंत्रा वगैरह कहीं से भी प्रोडक्ट मंगाया, तो वो प्रोडक्ट तैयार तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, लेकिन उसको प्रोसेस कहां करेगा, उसको पर्टिकुलर कहां पहुंचाना है, उसको उस पर जो लेबल लगाना है कि हाँ ये जो आपने प्रोटीन बनाई है ये प्रोटीन है इंसुलिन, ठीक है। अब इस इंसुलिन को कहां पहुंचाना है, कहां इसकी जरूरत है, ब्लड के थ्रू पहुंचाना है, इसको ब्लड में ट्रेवल कराना है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी को कम करे। तो ये सब काम किसका, ये काम है गोल्गी एपरेटस का। गोल्गी एपरेटस कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता, लेकिन गोल्गी एपरेटस अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो प्रोटीन सेल के बाहर जा ही नहीं पाएगी। रफ एंडोप्लाज्म में प्रोटीन तो बन जाएगा, लेकिन उसको ट्रेवल करना पड़ेगा गोल्गी एपरेटस के थ्रू। वो ही लिखा है देखो, दीज वेसिकल, जो ये बन गए हैं, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, वो अभी हम उनको नाम सिर्फ वेसिकल्स दे रहे हैं, प्रॉपर अभी हमने उन पर लेवलिंग नहीं करी कि वो कौन सी प्रोटीन है। उन सबका काम करने का काम है गोल्गी एपरेटस का। वो आगे जो बन चुके हैं अब उनमें क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है, मॉडिफिकेशन करेगा, अगर प्रोसेसिंग की जरूरत है तो प्रोसेस करेगा, फिर उनमें पर्टिकुलर लेवल लगाएगा, लेवलिंग करेगा, और फिर उनको फाइनली ट्रांसपोर्ट कर देगा कि किस जगह पे उन्हें भेजना है। तो यानी अगर रफ एंडोप्लाज्मिक अगर रेटिकुलम का काम लिख के आओगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, क्या, प्रोटीन को बनाना। बाकी उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट कुछ भी काम होगा वो आप लिख के आएंगे सबकी सब गोल्गी एपरेटस में। और दूसरा काम क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स। रफ एंडोप्लाज्मिक का दूसरा काम और है कि आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो सेल के अंदर खुद के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स मर जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, उनको भी तो खत्म करना है, उनको भी तो बाहर करना, उनको भी तो खत्म करना, उनको भी तो वॉर्न आउट करना है। ऐसा तो है नहीं कि एक सेल पूरा एक साथ ही इकट्ठा मर जाएगा। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, कोई भी एक ऑर्गेनेल मर गया, डेथ हो गई किसी भी रीजन से, कि उसका काम खत्म हो गया, कुछ भी रीजन से हो गया, उसको कैसे खत्म करेंगे, उसको कैसे वॉर्न आउट करेंगे, तो वो सारा काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनेल, कोई भी सेल ऑर्गेनेल अगर मर गया तो आपको उसको डिग्रेड करना है,
यानी रफ एंडोप्लाज्म, इसको इसलिए ऑटोफैगोसोम, ऑटोफैगोसोम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये खुद के सेल ऑर्गेनेल को खत्म कर रहे हैं, लेकिन कब, जब वो मर चुके हैं, उनका काम खत्म हो गया है। यानी क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ बोर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में जनरली 4 to 5 प्रेजेंट होते हैं, एक सेल में 4 to 5 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई भी एक माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, कुछ भी हो गया, या फिर और भी कोई सेल ऑर्गेनेल मर गया, तो उसको कौन खत्म करेगा, रफ एंडोप्लाज्म। यानी इट रैप्स इटसेल्फ अराउंड द वॉर्न आउट ऑर्गेनेल एंड फॉर्म अ वैक्यूल व्हिच इज ऑफ्टन कॉल्ड द ऑटोफैगोसोम। और इस ऑटोफैगोसोम को कौन खत्म कर देगा, लाइसोसोम। मेन काम इसका है, वो कोई भी ऑर्गेनेल है खत्म होके आके आगे बैठेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कि हमारा एंड हो गया, हमको डिग्रेड करो। डिग्रेड करना, डिग्रेड कौन सा एंजाइम करेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को भी हम डीप में भी पढ़ेंगे। लाइसोसोम मैंने यहां पर एक आपको स्ट्रक्चर भी बताया था कि लाइसोसोम, जो लाइसोसोम प्रेजेंट है वो कौन सा ऑर्गेनेल विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम खुद एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसको बनाता कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ वाला पार्ट। रफ वाला खत्म हो गया, रफ का सिर्फ एक ही काम था, प्रोटीन। अब स्मूथ वाले पे आ जाते हैं। अब स्मूथ वाला क्या क्या बनाता है, स्मूथ वाला बनाता है लाइसोसोम बनाता है, परऑक्सीसोम बनाता है। ये जो खुद के सेल ऑर्गेनेल्स है ना, वो स्मूथ वाले बनाते हैं। लाइसोसोम को, परऑक्सीसोम को, उनको बनाएगा स्मूथ वाला। ये देखो इनका क्या क्या काम है। अब हम आ गए स्मूथ एंडोप्लाज्म, क्या नाम है, बस ए ग्रेनुलर रेटिकुलम। उसको हम बोल रहे थे ग्रेनुलर, क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट था। तो अब ये क्लियर है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन नहीं बनाएगा। प्रोटीन नहीं बनाएगा तो फिर क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉइड्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, लिपिड प्रोटीन, ये सारी चीजें बनाएगा। और कुछ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंजाइम, जिनकी अभी मैंने बात करी, हमारे 2 ही एंजाइम है। आपने बहुत इन्फ्लामेशन या कोई भी प्रोसेस पढ़ी होगी, आपको पता है कि कोई भी सेल्फ अगर किसी भी चीज को इंगल्फ करता है, जैसे ये आपका एक सेल आया, सपोज ये WBC है, कोई भी इसको बैक्टीरिया दिखा, ये किस तरीके से इसको ट्रैप करता है, ये पहले अपने सूडोपोडास बनाएगा और इस तरीके से इस बैक्टीरिया को फिर अपने अंदर ले लेगा। अंदर लेने के बाद इस बैक्टीरिया को क्या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद उसको खत्म कौन करेगा, डिग्रेड कौन करेगा, इसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो उसको डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं। आपके लाइसोसोम एंजाइम आपके बहुत जगह प्रेजेंट है, आपके सलाइवा में लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट है, आपके टीयर्स में लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट है। ये क्यों है कि अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह छोटा मोटा अगर आए और वो आपके आईज में, आईज या माउथ के थ्रू जा रहा हो, तो उसको वहीं पर डिग्रेड कर दो। तो ये लाइसोसोमल एंजाइम का काम क्या है, तोड़ना, लाइसोसोम करना, तोड़ना उसका। और उसको बनाता कौन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रोल इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, outer surface of smooth endoplasmic reticulum contains many enzymes which are involved in various metabolic process of the cell। ये लिखा, ठीक है। ये अभी जो मैंने एंजाइम के नाम बोले, ये एंजाइम सारे के सारे आगे आएंगे। और क्या काम है, कैल्शियम को स्टोर करके रखना, कैल्शियम को स्टोर करके रखना, प्लस उसका मेटाबॉलिज्म भी करना। स्टोर कर लिया, अच्छी बात है। अभी देखो स्टोरेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर कोई भी चीज स्टोरेज है, अगर यानी स्टोरेज का मतलब क्या होता है, गोदाम है, ये कैल्शियम को स्टोर करके रखता है और इसको मेटाबोलाइज भी करता है। मेटाबोलाइज का मतलब है कि स्टोर होता जा रहा है और इसको एक खर्च भी करता जा रहा है। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में कोई भी गड़बड़ हो गई तो स्टोरेज तो चलता रहेगा मगर मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, यानी यहां पर कैल्शियम खट्टा ही होता रहेगा और उससे आपको हो जाएगा क्या, टॉक्सिक। सब वो आपके लिए ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से आपको हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। इसी वजह से यहां पर लिखा भी है कि अगर कुछ कैटाबोलिक डिटॉक्सिफिकेशन, वैसे तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैटाबोलिज्म कर देता है, कैल्शियम को तोड़ देता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी कर देता है, मगर अगर इनकेस ऐसा नहीं हो पाया तो फिर वो आपके लिए क्या प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। और ये जो कार्सिनोजेंस लिखे हैं यहाँ पर क्या है, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, इनको भी जो क्या लीवर में, देखो एक बात याद रखना, जो इसमें लिखा है ना कि रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो करता है वो पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीवर में। यहाँ पर ये लीवर के सेल्स की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, क्यों, क्योंकि जो भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना है, कुछ भी होना है, वो मेनली 90% लीवर से ही होता है। डाइजेस्ट और मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा अंतर है, लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग समझते हैं कि डाइजेशन को ही मेटाबॉलिज्म बोलते हैं।
मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि उसको तोड़ना है। आपने कोई भी फूड पार्टिकल या तो उसको तोड़ना है। मेटाबॉलिज्म में दो आते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। या तो आप उसको तोड़िए कैटाबॉलिज्म, या आप उसको जोड़िए, कैसे भी करिए, मगर उसका डिग्रेडेशन करिए, आप उस चीज को खत्म करिए। और इसके लिए जो 90% जिम्मेदार होता है हमारी बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट होता है, वो होता है लीवर। और लीवर में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और होती है, क्या लीवर को हमारी बॉडी का स्टोरेज भी बोलते हैं, गोदाम भी बोलते हैं। इसलिए आपने मोस्ट कॉमन सुना होगा कि जो लोग दारू वगैरह अल्कोहल पीते हैं उनका लीवर खराब होता है। लीवर क्यों खराब होता है? क्योंकि अल्कोहल में बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है स्टोर होने की, और हमारा स्टोरेज क्या है? लीवर। कुछ भी अगर चीज स्टोर करनी है तो लीवर में कर दो। ग्लूकोज, हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। जब भी हम जैसे 1-2 दिन खाना नहीं खाते, हम कैसे जिंदा रहते हैं? हमें एनर्जी की नीड तो होती है ना, तो वो ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर में। जब बॉडी को उसकी जरूरत होती है, बॉडी लीवर को कमांड भेजती है और ग्लूकोज को निकाल लेती है। हमारा लीवर क्या है? एकदम स्टोर हाउस की तरह, वेयर हाउस है। तो अल्कोहल में ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या, एक्सक्रिएट नहीं हो पाता, जल्दी एक्सक्रिएट नहीं होता, और वो जाके लीवर में होने लग जाता है स्टोर। तो इसी यही रीजन है। लोगों को ये तो पता होता है कि दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, लेकिन लीवर क्यों खराब होता है? क्यों? क्योंकि लीवर इसको स्टोर करके रख लेता है, और स्टोर करता है तो फिर अल्कोहल अपने क्या, टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है, और वो लीवर को खराब करने लग जाता है। ये रीजन रहता है। अगला हमारा पॉइंट है कौन सा? गोल्गी एपरेटस। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ खत्म। गोल्गी एपरेटस में आपको अभी का भी पहले ही पूरा बता चुका हूं, क्या कि गोल्गी एपरेटस का काम क्या है। गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या काम है इसका? प्रोटीन को लेबलिंग करना, पैकिंग करना और प्रोसेस मॉडिफिकेशन करना, प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट करना। ये 4 काम है इसके, और ये बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट है। ये रहा गोल्गी एपरेटस का डायग्राम। इसमें 2 फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। जो आपका, अब इसमें ये दोनों कैसे हैं? जो आपका ट्रांस फेस होता है ये आपका प्रेजेंट होता है रेटिकुलम के पास, रेटिकुलम के पास। और जो आपका सिस फेस प्रेजेंट होता है ये होता है आपके सेल मेम्ब्रेन के पास। इसलिए मैंने कहा था ये क्या करता है, जब जो प्रोटीन बन गई है उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उठाता है, अपने पास लेके आता है, और यहाँ पर उसको क्या काम है, किधर भेजना है, सब उसकी प्रोसेसिंग करेगा। सब कुछ करके उसको सिस फेस के द्वारा सेल मेम्ब्रेन पे पहुंचा देगा। सेल मेम्ब्रेन से वो सेल के बाहर निकल जाएगी और अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। इसमें 3 गोल्गी एपरेटस को कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है? क्योंकि इसमें मेजरली कितने सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? ट्रांसफेज प्रेजेंट है। ट्रांसफेज क्या है? मैंने अभी बताया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है ये लेगा। सिस फेज क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच है। और ये क्या, फोल्ड में प्रेजेंट है। फोल्ड में क्यों? कोई भी आप ऑर्गेनेल जो अंदर देखेंगे, जैसे आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखा, वो भी फोल्ड में प्रेजेंट है। ये सब फोल्ड में प्रेजेंट क्यों है? कभी सोचा? ये इसलिए है क्योंकि देखो, स्पेस ज्यादा न ले। हाँ, स्पेस ज्यादा ना ले, कम से कम जगह में ऑर्गेनेल बने। इनको कम से कम जगह में बनना, और इनके अंदर प्रोसेसिंग को लंबी चलाना है। अब एक प्रोटीन बनने में भी टाइम लगेगा, प्लस उसको फिर लेवलिंग भी करना है, प्रोसेसिंग भी करना है, पैकिंग भी करना है। तो उसके लिए ये क्या, सिस्टर्नी की फॉर्म में हो जाते हैं। सिस्टर्नी का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स। इस तरीके से फोल्ड में हो जाते हैं कि पूरा टाइम उसको मिल जाए। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। प्रोसेसिंग क्या? प्रोटीन ये क्या करे, इन्वॉल्व इन दी प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। हमेशा याद रखना, कभी भी इसमें आप उनमें प्रोटीन बनता नहीं है, सिर्फ प्रोसेस होता है। बनने का कभी मत लिख के आना। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट कहां? रेड ब्लड सेल्स में। ये बहुत अच्छी लाइन है, क्या? रेड ब्लड सेल्स में गोल्गी एपरेटस नहीं होता। अब मुझे कोई एक और बता दो कि रेड सेल्स में एक चीज और नहीं होती, एक ऑर्गेनल और नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता और गोल्गी एपरेटस नहीं होता। ये 2 चीज ऐसी हैं आरबीसी में जो सेल ऑर्गेनेल जो उसके सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसका नाम गोल्गी एपरेटस क्यों पड़ा? ये तो आप पढ़ते रहना, कैम्बियो गोल्गी थे, उन्होंने इसको ढूंढा था, इस वजह से इसका नाम पड़ा। अब इसके 3 स्ट्रक्चर्स है, मैं बता चुका हूं। सिस्टर्नी क्या, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लैट एंड है। 5 to 8 मेम्ब्रेन सेक्स यानी लेयर में प्रेजेंट है। 2 इसमें फेस है, एक सिस फेज है, एक ट्रांस फेज है। जो सिस फेज है पोजीशन नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ट्रांस फेज है वो आपके मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है? वही जो मैं अभी तब से स्टार्टिंग से बताता हूँ। मेजर फंक्शन क्या है? प्रोसेसिंग, सेल को प्रोसेस करना है, पैकिंग करना है, लेबल लगाना है, और फिर उसके बाद डिलीवरी करनी है।
बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं, पहले वो प्रोसेसिंग होती है, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर पर्टिकुलर लेवल होता है कि कहां पर उसे पहुंचाना है, फिर देन फाइनली डिलीवर टू दैट। तो डिलीवरी ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड वगैरह और उन सबको भी। तो ये डिफरेंट 3 प्रोसेस लिखी है। प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है, यहाँ पर है कि वेसिकल्स कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू गोल्गी एपरेटस। जो आप पढ़ के आए थे ग्लाइकोप्रोटीन्स, यही हेल्प करते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट थे, वो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन को उठाकर कहां पहुंचा देते हैं, गोल्गी एपरेटस में, और गोल्गी एपरेटस में फिर वहां स्टार्ट होती है उसकी प्रोसेसिंग। सेकंड काम क्या है, पैकिंग करना। यहां पर उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग का मतलब है क्या, उसको पैक करते हैं कि पर्टिकुलर उसको कहां पहुंचाना है, और पैक करने मतलब किसके साथ पहुंचाना है। क्योंकि अभी आप जो सेक्रेटरी वेसिकल से आप नाम पढ़ के आए हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स आपने एक ऑर्गेनेल में पढ़ा था, ऑर्गेनेल में आप पढ़ा था, जो आपने मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल, उसमें सेक्रेटरी वेसिकल्स भी पढ़ा था। अभी सेक्रेटरी वेसिकल्स के लिए 2 लाइन आएंगी, मैं यही बता दे रहा हूँ। सेक्रेटरी वेसिकल्स का काम कुछ भी नहीं होता। सेक्रेटरी वेसिकल का काम सिर्फ इतना है कि कोई भी सेल में कोई भी चीज बन रही है, तो ये क्या एकदम पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, आप इनके अंदर भर दो, ये भर के उसको लेके चले जाएंगे, और जहां पर उसकी जरूरत है, जब भी साइटोप्लाज्म में या फिर कहीं भी उसकी जरूरत है, ये बस्ट हो जाएंगी। ये क्या बस्ट हो जाएंगे, और इनके अंदर जो भी प्रोटीन है या कोई भी स्ट्रक्चर है वो बाहर निकल जाएगा। यही काम है सिर्फ सेक्रेटरी वेसिकल्स का, वही उसमें लिखा है। क्या पैकिंग ऑफ द प्रोसेस मटेरियल पैक इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, कुछ ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पैक कर देते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर कर देते हैं, लाइसोसोम्स में पैक कर देते हैं। ये सब क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं उस जगह पर पर्टिकुलर, और जहां उसकी जरूरत है ये बस्ट हो जाएंगे, और अपने अंदर वाली चीजों को जो ये लेके आए थे, ट्रांसपोर्ट लेके आए थे, उनको वहां पर छोड़ देंगे। इसलिए इसलिए गोल्गी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस क्या, कि यहाँ पर कोई चीज बनी नहीं, पोस्ट ऑफिस में क्या, पोस्ट ऑफिस में लेटर बनता था ना, आप लेटर डाल के आ गए हो, वो लेटर अब उसको पहुंचाना काम किसका है, पोस्ट ऑफिस का। तो आपने प्रोटीन डाल दी है, अब ये प्रोटीन को पहुंचाएगा। और दूसरा इसका एक नाम और होता है, शिपिंग डिपार्टमेंट। शिपिंग डिपार्टमेंट क्या, पोस्ट ऑफिस का ये तो काम है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में पहुंचाना कहाँ है, वो किसका काम होता है, वो शिपिंग डिपार्टमेंट वालों का काम होता है, कि पर्टिकुलर इसने यानी आखिरी में लेवल लगाना कि पर्टिकुलर वो प्रोटीन हमें कहां पहुंचाना है। क्योंकि हम डिफरेंट प्रोटीन हमने पढ़ा था, इंसुलिन बनाता है, हम पढ़ के आए थे, बी लिम्फोसाइट्स में कितने सारे एंटीबॉडीज हैं, उन सबको बनाता है। तो उन सबको कहां पहुंचाना है, किस जगह पर पहुंचाना है, वो कौन सी प्रोटीन है, वो आखिरी को वो भी काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। यानी फाइनली द गोल्गी एपरेटस सॉर्ट्स आउट द प्रोसेस्ड एंड पेक्ड मटेरियल लेवल देम सच एज फॉस्फेट ग्रुप, कहां जोड़ना है, कहां उसको पहुंचाना है, उसके साथ वो कर देता है केमिकल कॉन्टैक्ट फॉर डिलीवरी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। अब अगला हमारा ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। लाइसोसोम के काम मैं अभी पहले ही बता चुका हूं, लाइसोसोम के काम मैं बिल्कुल अभी पहले ही बता चुका हूं, वही सारे काम है। इसका काम मेन क्या है, डिग्रेड करना। और इसको कौन बनाएगा, मैंने कहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको लाइसोसोम को बनाएगा, और वो भी गोल्गी एपरेटस के थ्रू ही बाहर निकलता है तो लाइसोसोम सेल का एक ऑर्गेनेल ही, लेकिन इसको सेल का दूसरा ऑर्गेनेल बनाता है। कौन सा, रफ। सर आपने स्मूथ बोला था पहले। स्मूथ बोल दिया था, सॉरी याद नहीं रहा होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सॉरी दो के याद नहीं रहा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो इसको बनाता है, और ये भी सेम टू सेम प्रोटीन की तरह गोल्गी एपरेटस पर जाता है, और वहां से फाइनली अपने काम पर लग जाता है, जो उसका काम है। क्या है कि लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। द लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्गी एपरेटस, ठीक है। द एंजाइम सिंथेसाइज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, आर प्रोसेस एंड पैक इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल्स इन द गोल्गी एपरेटस, वो ही सेम प्रोटीन की तरह जैसे हो रहा था। Then these vesicles are pinched off the Golgi apparatus and become the lysosome। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुए, गोल्गी एपरेटस में पहुंचे, वहां उनकी पैकिंग हुई, और उनको पर्टिकुलर स्मॉल वेसिकल्स में बना के और उनको छोड़ दिया साइटोप्लाज्म में, कि जहां आपको जाना है जाओ, आपका जो काम है अब आप अपना काम करिए। इनका मेन एक ही काम है, क्या, लाइसोसोम छोड़ता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नाम में ही लिखा है, लाइटिक मीन्स होता है किसी चीज को तोड़ना, इसका काम क्या है, लाइटिक, ये किसी भी चीज को तोड़ देगा। अब वो कोई भी चीज हो, अगर बैक्टीरिया आया तो उसको तोड़ देगा। हमारे अंदर कुछ ऐसी, हमारे अंदर जो हम बहुत सारे छोटे छोटे लेते हैं, जैसे हमारे फैटी एसिड्स हैं, हमारे प्रोटीएज है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं,
न्यूक्लियस है, इन सबको कौन तोड़ता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही तोड़ते हैं। तो लाइसोसोम एक बहुत बड़ा ब्रॉड वर्ड है, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। और वो कहां बन रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनता है और गोल्गी एपरेटस में फॉर्म होता है और वेसिकल्स की फॉर्म में होता है। फाइनली फिर गोल्गी एपरेटस उसे कहां छोड़ देती है? साइटोप्लाज्म में। देन द साइटोप्लाज्म के बाद उसका क्या होता है? इट हैज मैनी स्मॉल ग्रेन्यूल्स व्हिच कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है उनका? नाम में ही लिखा है हाइड्रोलाइट, यानी किसी भी चीज को तोड़ना। अब दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ये भी जो हाइड्रोलाइट, ये जो लाइसोसोम्स है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी, दूसरे होते हैं सेकेंडरी। कुछ भी अंतर नहीं है। जो प्राइमरी वाले कन्वर्जन हो जाते हैं उन्हीं को हम सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी वाले जब कन्वर्जन हो जाते हैं किसी भी चीज के साथ अटैच होकर, उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी। बस, यानी प्राइमरी लाइसोसोम्स विच इज पिंच्ड ऑफ दी, जो एकदम फ्रेश बने हुए हैं, और फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस, और वो कौन सी कंडीशन में? इट इज इनएक्टिव, उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम तो है, लेकिन ये जब किसी के साथ अटैच हो जाएंगे और उसको तोड़ देंगे, तब आप उनको बोलोगे सेकेंडरी लाइसोसोम। यानी जब वो अपना काम कर देंगे तब आप उन्हें सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे, और जब वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए हैं, अभी उनका कोई काम नहीं आया, तो आप उन्हें प्राइमरी लाइसोसोम्स बोलते हैं। यानी सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या? विच इज एन एक्टिव लाइसोसोम, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फेगोसोम और एंडोसोम। यहां इसको फेगोसोम क्यों बोल रहे हैं? फेगोसोम का मतलब क्या है? फेगोसाइट्स। क्योंकि आप अभी हम पढ़ के भी आए थे, मैंने आपको बताया था भी था कि लाइसोजाइम्स क्या करता है? फेगोसाइटिक वो भी है क्या, कि कोई बैक्टीरिया आया, उसको जब सेल इंगल्फ कर लेता है, उसको तोड़ के क्या करना है? डिग्रेड भी करना है। तो वो काम कौन करता है? वो भी लाइसोसोम ही कर रहा था, इसलिए इसको फेगोसोम बोलते हैं, फेगोसाइट्स। एंडोसोम्स क्या? सेल के अंदर के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, और उनको भी तोड़ना है। क्या क्या काम है इनके? लाइसोसोम्स को, ये जो स्पेशल वर्ड होते हैं ना, इनको बिल्कुल याद रखा करो, क्योंकि एग्जामिनर भी आपसे यही देखना चाहता है। हम फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है? बहुत कुछ लिख के आते हैं, बहुत कुछ, और नंबर बहुत लिमिटेड आते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमें सब कुछ नहीं लिखना, उसको सब कुछ पढ़ना भी नहीं है, वो पढ़ना भी नहीं चाहता। वो सिर्फ वो ही देखना चाहता है कि आपने फंक्शन ऑफ लाइसोसोम या लाइसोसोम हेडिंग डाली तो आपको पता है इसको और क्या बोलते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या करते हैं। बस उसको नहीं मतलब कि आपने क्या क्या लिखा है। अगर आपने पता है कि जैसे अभी हम बहुत गोल्गी एपरेटस को 2-3 नाम से बोल के आए कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज द शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, तो जैसे ही ये पहली लाइन उस पर नजर जाती है, नंबर तो आपको वहीं मिल गए, फिर आगे आपने नीचे कुछ भी लिखा उसको फर्क नहीं इतना पड़ता, इतना वो नहीं देखता। लेकिन स्टार्टिंग में आपने कुछ और लिखा है और ये सारी चीजें नहीं लिखी हैं, फिर कितना भी कर लो नंबर तो कटने ही है। तो लाइसोसोम्स को क्या गार्बेज सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि अभी बोला, क्योंकि जो भी खराब चीज है उन सबको ये डिग्रेड करेगा। डस्टबिन नहीं बोल रहा है, ऐसा मत समझना उसके अंदर जाके डल जाते हैं। गार्बेज सिस्टम, गार्बेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोई भी गार्बेज आया उसको तोड़ के उसको क्या करना? डिग्रेड करना, खत्म करना। तो जो भी गार्बेज क्या है, जो भी जो हमारे लिए बैक्टीरिया अंदर लेके आ रहा है, या भी कोई सेल ऑर्गेनेल है, या भी कोई भी बड़े मॉलिक्यूल, उन सबको तोड़ना है। तो उन सबको क्या बोल रहा है? एक तरीके से गार्बेज बोल रहा है, वो प्रॉपर सिस्टम है, उसको तोड़ेगा। तो क्या? ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ देयर डिग्रेडेशन एक्टिविटी। 50 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बहुत सारे जो हाइड्रोलाइसिस प्रेजेंट है लाइसोसोम्स। क्या क्या देखो, नॉर्मल काम, कुछ नॉर्मल काम, बाकी सब तो मेन काम तो बता ही दिए, फेगोसाइट्स है। नॉर्मल काम भी क्या है ये भी मैंने बताया था। प्रोटीएस यानी प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना, लाइपेज यानी लिपिड्स को क्या फैटी एसिड्स में, ग्लिसराइड में, कोलेस्ट्रॉल में तोड़ना, अमाइलेज, अमाइलेज यानी क्या पॉलीसैकेराइड इनटू ग्लूकोज, सिंपल सा बोले तो कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, इसको बोलते हैं अमाइलेज। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियक एसिड्स, जिसको आप तोड़ते हो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में भी तोड़ते हैं। पहले पॉली में तोड़ते हैं, फिर पॉली के बाद फिर उसको फाइनली मोनो में तोड़ते हैं। यही सब उसका काम है। और ये भी मैकेनिज्म है क्या? लाइसोसोम फंक्शन 2 मैकेनिज्म। एक तो हेट्रोफैगी, क्या डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। कौन से एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल? जितने भी बैक्टीरिया वगैरह थे या कोई भी चीज था जो सेल ने अपने अंदर ले लिए, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल जो सेल ने अपने अंदर खींच लिया, इंगल्फ बाय द सेल वाया एंडोसाइटोसिस। जो भी ईसीएफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल में कोई चीज पड़ी हुई थी, सेल ने उसको अपने अंदर खींच लिया।
बैक्टीरिया हो सकता है या कोई और भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उन सबको खत्म करना है, हेट्रोफेगी। और एक होता है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या? खुद के ऑर्गेनिल्स। और मैंने आपको ये अभी लाइन बताई थी कि जो वॉर्न आउट वाली लाइन इससे पहले जस्ट कहां लिख के आई थी, अगर आपको याद है, वॉर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, हमने एक जगह और पढ़ी थी ये लाइन इससे पहले एक का गोल्गी एप्रेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अगर आपको याद हो तो वहां पर भी हम लाइन पढ़ के आए थे कि वहां पर कोई भी ऑर्गेनिल होता था जो भी वॉर्न आउट, हमने पढ़ा था प्रोटीन यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि सेकंड काम ये भी था, वॉर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल। यानी क्या करता था, कोई भी ऑर्गेनिल अगर जब मर जाते थे वो वहां जाके पहुंच जाते थे, और वहां पर खत्म कौन करेगा? लाइसोसोम। कौन खत्म करेगा? लाइसोसोम। इसलिए ये देखो, मैंने इसलिए आपको बता रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी कनेक्टिविटी बना के रखो। डिग्रेडेशन ऑफ बॉर्न आउट ऑर्गेनिल्स, ये हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था, सेकंड पॉइंट। तो ये वहां पर पहुंच गए थे और यहां पर फाइनली ये मैकेनिज्म चला के उसको डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ये आप पढ़ लेना, सिंपल सा वो जो हम पढ़ रहे थे वही सब लिखा हुआ है। डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी यही सारे, ये प्रोटीज जो जितने भी बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन सबको तोड़ता है, ठीक है। फिर डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनिल्स। वॉर्न आउट ऑर्गेनिल्स मतलब वही सारे ऑटोफेगोसोम जो खुद के स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और भी बहुत सारे हैं, उन सबको तोड़ना है। और रिमूवल ऑफ एक्सेसिव सेक्रेटरी प्रोडक्ट इन द सेल्स। क्या? कि सेल्स अगर कोई भी चीज ज्यादा बना रहा है, सिंपल सा इसका एक ही काम है, गार्बेज सिस्टम। कोई भी चीज एब्नॉर्मल आ रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, इन सबको खत्म कौन करेगा? लाइसोसोम। अगर कोई भी सेल एक्सेस में कोई भी चीज बना रही है, वो सेल के लिए हार्मफुल है, तो ये तुरंत उसको खत्म करेगा। और भी बहुत सारे काम है। एप्टोसिस क्या होता है? एप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ या सेल सुसाइड। तो जब सेल खुद को खत्म करना होता है तो वो भी किस तरीके से डिग्रेड होता है? लाइसोसोम की हेल्प से। ऐसी बहुत सारे मेलेनिन हार्मोन भी लाइसोसोम ही सीक्रेट करता है, मेलानोसाइट्स वगैरह। और मास्ट सेल्स तो आपको पता ही है, मास्ट सेल जो क्या इन्फ्लामेशन के टाइम पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, जो कोई भी बैक्टीरिया आता है तो मास्ट सेल्स यानी जाइंट सेल्स होते हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं डब्ल्यूबीसी, और फिर उस बैक्टीरिया को इंगल्फ करके उसको मारते हैं। उसी को बोलते हैं मास्ट सेल सीक्रेट सेरोटोनिन व्हिच इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव सब्सटेंस एंड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। लाइसोसोम हो गया आपका खत्म। अब आ गया परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम भी एंजाइम है, परऑक्सीसोम भी करेगा। परऑक्सीसोम का भी काम है क्या? परऑक्सीसोम भी ब्रेक डाउन करता है, उसका भी यही काम है। लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है फिर? जैसे लाइवो जो आपका क्या था, लाइसोसोम्स था, वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर गोल्गी एपरेटस में आ रहा था, ये वो प्रोसेस नहीं करता, ये प्रोसेस उसमें कुछ नहीं मिलती। पर ऑक्सीजोम आर दी मेम्ब्रेन लिमिटेड वेसिकल्स लाइक दी लाइसोसोम। है तो लिमिटेड वेसिकल्स ऑर्गेनल ये, मगर अनलाइक लाइसोसोम पर ऑक्सीजोम्स आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नॉट फ्रॉम दी गोल्गी एपरेटस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना वहीं से पिंच्ड आउट हो जाता है, ये गोल्गी एपरेटस तक एंटर नहीं करता। बल्कि लाइसोसोम में हमने क्या पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनके गोल्गी एपरेटस में आता और फिर वो उसको पिंच्ड आउट कर रहा था। लेकिन ये गोल्गी एपरेटस में नहीं आता। पर ऑक्सीजोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनके ही वहीं से इसको बाहर निकालते थे। और इसका काम क्या है? कैटेलेस करना, यूरेट ऑक्सीडेज और डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, इन सब का काम करना, उसका ऑक्सीडेशन वगैरह करना, फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करना, डिग्रेडेशन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, जितने भी टॉक्सिक वगैरह आते हैं ना हमारे सेल के अंदर उन सबको तोड़ना। और सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना, क्योंकि जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है? ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, उनको तोड़ना भी तो होता है, तो ऑक्सीजन को कौन तोड़ता है? पर ऑक्सीजोम। और क्या? ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस यानी क्या? ग्लूकोज को लेना। इसीलिए इसके दोनों काम है। मेन जो एनर्जी में काम आता है ना वो परऑक्सीजोम ही आता है, क्योंकि बनती तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है लेकिन हेल्प परऑक्सीजोम करता है। क्या हेल्प करता है? ग्लूकोज को भी तोड़ता है, ग्लूकोज को भी खींच के लेके आता है और ऑक्सीजन को भी तोड़ता है, और उनको दोनों को मिक्स करके एनर्जी बनवाता है, एटीपी बनवाता है। और प्यूरिन वगैरह और जितने भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनको भी डिग्रेड करता है, वही सारे। सेंट्रोम सेंट्रियोल्स का काम क्या है? ये सेंटर में बैठे हुए बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, इनका वैसे कोई काम नहीं है। इनका काम सिर्फ एक ही टाइम पे आता है कि जब भी सेल को क्या करना होता है? डिवीजन। सेल डिवीजन। जब भी सेल को सेल डिवीजन करना होता है, अपनी प्रोजेनी बढ़ानी होती है, तब क्रोमोसोम्स को
जो हमारे क्या रहते हैं, हमारे क्रोमोजोम्स रहते हैं, उनको मूवमेंट कौन करवाएगा? क्योंकि आप क्रोमोजोम्स पढ़ के आए हैं पहले, वो क्या जाते हैं, पेरीफेरी पर जाते हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनके पढ़े हैं, है ना, स्टेज वाइज। तो उनको हेल्प कौन करता है? क्रोमोजोम को लेके कौन चलता है? सेंट्रोजोम और सेंट्रियोज, नाम में ही लिखा है सेंट्रोजोम, यानी क्रोमोजोम की हेल्प करेगा। सेंट्रोजोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल, इसलिए इसका नाम है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंटर में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोजोम। जब भी सेल डिवीजन होगा तो ये क्या करेंगे? आपके क्रोमोजोम्स को मूवमेंट में हेल्प कराएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बस सेक्रेटरी वेसिकल्स का काम अभी बता के आया मैंने, क्या कि गोल्गी एपरेटस में प्रेजेंट थे। गोल्गी एपरेटस अपनी जो प्रोटीन वगैरह कुछ भी बनाती है वो सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर डाल देती थी। जब उसकी जरूरत पड़ती थी वो साइटोप्लाज्म में बस्ट हो जाता था, उस चीजों को बाहर निकाल देता था। वही लिखा है, पढ़ो। ऑर्गेनिज्म विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये सब पहली लाइन सबकी वही है, कंटेन्स द सेक्रेटरी वेसिकल, दीज वेसिकल्स आर फॉर्म्ड in the endoplasmic reticulum as process packed in Golgi apparatus. Secretory vesicles are present throughout the cytoplasm. When necessary, these vesicles are ruptured and क्या करते हैं? Secret substance are released into the cytoplasm. ये एक तरीके से पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। जब भी कोई चीज बन गई है उनको ये स्टोर करके रख लेते हैं सेल के अंदर, और जब उसकी नीड पड़ती है तो ये बस्ट आउट हो जाते हैं और अपने अंदर से वो प्रोडक्ट निकाल के साइटोप्लाज्म में डाल देते हैं। ये काम रहता है हमारे सेक्रेटरी वेसिकल्स का। फिर फाइनली हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अभी थोड़ा सा मैं जल्दी चलूंगा 5 मिनट में, क्योंकि मुझे ये और राइबोसोम और साइटोस्केलेटन ये कंप्लीट करना है, 3 चीजें। माइटोकॉन्ड्रिया भी देखो आगे की वो ही सेम टू सेम लाइन लिखी है सब कुछ। ये रहा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, ये भी बिल्कुल सिस्टर एकदम क्रिस्टल, बिल्कुल एकदम फोल्ड में प्रेजेंट होता है। इसमें भी क्या, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और बीच में भरा होता है मैट्रिक्स। मेन काम आप जानते हो उसका क्या काम है? एटीपी का फॉर्मेशन करना है इसका। कुछ एंजाइम्स को जरा मेन काम ये सब आप पढ़ लेना। कुछ एंजाइम्स भी हैं जो इन सबको हेल्प करते हैं एटीपी के फॉर्मेशन में, जैसे सक्सिन डिहाइड्रोजनेस, ये क्योंकि एटीपी आप पूरी पढ़ के, पूरा एटीपी का सिंथेसिस पूरी ग्लाइकोलिसिस चलती है, तो ग्लाइकोलिसिस में कितने सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं, तो वो सारे उन सब की हेल्प कराना, वो सारी प्रोसेस को चलाना, वो सारे एंजाइम्स भी कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स है उसके अंदर ये सारे एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं, और जब इनकी जरूरत होती है तब वो अपना हेल्प करने चले जाते हैं। क्या काम है? पहला सबसे मेजर काम, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको पावर हाउस और पावर प्लांट ऑफ सेल भी बोलते हैं। किस तरीके से बनाता है? This energy is produced during the oxidation of digested food particle like protein, carbohydrate and lipids by the oxidative enzyme in Cresty. During the oxidative process, अब ये सारी प्रोसेस आप पढ़ चुके हो कि वाटर H2O प्लस CO2 प्रोसेस चलती है, फिर ऑक्सीजन, वो पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस है। वो जब हम सेकेंड ईयर में वैसे तो आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी भी होगी, लेकिन सेकेंड में बायोकेमिस्ट्री में और उसको फिर पढ़ना है। ये पूरी की पूरी क्या ग्लाइकोलाइसिस चलती है, देन फाइनली फॉर्मेशन किसका होता है? एटीपी का, यानी एनर्जी का फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। वही बात है, एप्टोसिस भी दिखाती है। एप्टोसिस क्या, बार बार एपोप्टिव्स आ रहा है, वो ही वर्ड, सेल डेथ, ये उसमें भी हेल्प करती है। मेन काम आप याद रखना प्रोडक्शन। देखो ये लास्ट के काम याद आए नहीं आए कोई बात नहीं, इतना किसी को नहीं देखना कि एप्टोसिस जो उसका सेकेंडरी क्या काम है आपको याद है, प्राइमरी काम याद नहीं चाहिए। एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन करके क्या, एटीपी को सिंथेसाइज करता है, बस। अब आपके आखिरी का बचा 2 ऑर्गेनिज्म जो क्या थे? विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन थे, और जिसका मतलब भी मैंने आपको बताया था। विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या था? कि वो स्ट्रक्चर सब जगह प्रेजेंट होते हैं, और मैंने राइबोसोम को आपको बताया भी था कि राइबोसोम 2 जगह प्रेजेंट होते हैं। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं और बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्री होते हैं, उनको बोलते हैं फ्री राइबोसोम। ठीक है, ये सब उनका साइज वाइज लिखा हुआ है। और मैंने आपको ये बताया था कि 35% ये प्रोटीन से बने होते हैं और 65% आरएनए से बने होते हैं। और आपको पता है 3 आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, टी मींस ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोम का एक ही काम है क्या? प्रोटीन को बनाना। इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। 2 टाइप से प्रेजेंट है, अभी बताया था कि अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं,
और दूसरे फ्री प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में कहीं भी। एक ही काम है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन को बनाना है। किस तरीके से बनाते हैं? बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस होती है। 3 आरएनए आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है mRNA, एक होता है tRNA और एक होता है rRNA। M का मतलब होता है मैसेंजर, T का मतलब होता है ट्रांसफर और R का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। किस तरीके से बनता है? प्रोटीन कभी भी डायरेक्ट नहीं बन जाती, प्रोटीन तो बन रही है लेकिन पर्टिकुलर कौन सी प्रोटीन बनानी है, किस प्रोटीन की जरूरत है, तो वो काम होता है मैसेंजर आरएनए का। मैसेंजर आरएनए बॉडी से रिस्पॉन्स लेके आता है, कोड लेके आता है, एक जेनेटिक कोड लेके आता है कि हमें अभी फिलहाल ये वाली प्रोटीन की जरूरत है, आप इसको बनाइए। वो प्रेजेंट उसमें क्या होता है? एक जेनेटिक कोड होता है, वो लेके कौन आएगा? मैसेंजर आरएनए। अब उस जेनेटिक कोड को वो दे देता है ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए उस जेनेटिक कोड को क्या करेगा? पढ़ता है और जेनेटिक कोड में क्या जरूरत है और उसको फाइनली पहुंचा देता है राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल से बना बोलता है कि ये लो जेनेटिक कोड, ये मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया है, तुम्हें ट्रांसफर करता है। इसका सिर्फ एक ही काम है कि mRNA से rRNA पर ट्रांसफर कर देगा उस जेनेटिक कोड को, बोलेगा ये पकड़ो और इस पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत है और ये प्रोटीन आप बनाना स्टार्ट कर दो। तो वही लिखा हुआ है, राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज ऑफ देयर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? जेनेटिक कोड लेके चलता है पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस का जिसकी हमें जरूरत है। फिर वो जो वाला mRNA है वो पर्टिकुलर वो tRNA की हेल्प से rRNA को वो जेनेटिक कोड भेज देता है। tRNA सिर्फ ट्रांसफर का काम करता है, नाम में ये tRNA, और फिर फाइनली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। वही लिखा है कि फ्री राइबोसोम्स भी हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, पर ऑक्सीजोम माइटोकॉन्ड्रिया को भी फॉर्मेशन करता है। आखिरी का साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन आपको बता दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ सेल का शेप मेंटेन करके रखता है। साइटोस्केलेटन इज द सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। क्या काम है? इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड गिव्स सपोर्ट टू द सेल। और ये 3 चीजों से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। ये 3 स्ट्रक्चर से बने, 3 स्ट्रक्चर इसके होते हैं मेनली, जो थ्रू आउट दी सेल प्रेजेंट होते हैं जहां पर उसकी जरूरत है। ये इतने डीप में नहीं पढ़ना है, आप ये देख लो, ये रहा हमारे माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, ये रहा इंटरमीडिएट फिलामेंट और ये रहा माइक्रोफिलामेंट ऑफ एक्टोप्लाज्म। ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं जो किसके पार्ट हैं? साइटोस्केलेटन के। और ये क्या काम करेंगे? आपको इतना डीप एक के बारे में नहीं पढ़ना, इतना डीप की जरूरत नहीं है आपको। यहां से इतना पता होना चाहिए साइटोस्केलेटन का काम क्या है और उन तीनों का नाम क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। और ये रहे तीनों फिलामेंट। ये तीनों फिलामेंट क्या करते हैं? सेल के शेप को मेंटेन करके रखते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये लिखे हैं फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, वो ही सेम फंक्शन है तीनों में। अगर आपको फंक्शन लिखने हैं वही लिखे आना, शेप के सेल को मेंटेन करना है, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करानी है, और भी बहुत सारे काम है, फिर ट्रेवल माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रेवल कराना और वो सब। ये हमारा यहां से खत्म हो गया सारे सेल ऑर्गेनल। कल हमारा न्यूक्लियस बचा है, कल हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे और थोड़ा और स्पीड इंक्रीज करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर हम पूरा डीएनए आरएनए सब कुछ अपना कवर कर लेंगे, डीएनए आरएनए, और पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि कल हम सेल डेथ भी खत्म कर दें। कल हम कोशिश यही पूरी रहेगी कि सेल डेथ और न्यूक्लियस 100% कल खत्म कर देंगे। किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है फिर, गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। समझ आ रहा है ना? सर बहुत अच्छा। यस सर। हाँ, वही मैं बार बार फिर वही बात कहता हूँ, अभी 1-2 दिन ही कहूंगा, फिर उसके बाद कहना बंद कर दूंगा कि टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। चलो।